दानिश अंतरा को घूरे जा रहा था और अंतरा दानिश को डर से देखे जा रही थी। तभी दानिश झुकते हुए अपने होठों को अंतरा के गालों पर रख देता है और उसे चूमने लगता है। अंतरा को दानिश के करीब आने से सिगरेट की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जिस वजह से उसका दम घुटने लगा और वो दानिश को पीछे करने लगी। पर दानिश ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और अंतरा के सर के ऊपर कर दिया, जिससे अंतरा नम आंखों से दानिश को देखने लगी। दानिश ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे अंतरा की आंखें बंद हो गईं और आंखों के कोनों से कुछ बूंद आंसू तकिए पर गिर गए। अंतरा बेड पर इधर उधर होने की कोशिश कर रही थी, पर वो हिल नहीं पा रही थी। अंतरा ने फिर कसकर आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि दानिश अभी उसके होठों पर चोट पहुंचाएगा। अपनी किस से अंतरा कांप रही थी, पर कुछ समय बीत जाने के बाद भी अंतरा को दानिश अपने करीब नहीं महसूस हुआ, जिस वजह से अंतरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो हैरान रह गई। दानिश अब वहां नहीं था। अंतरा तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई और वो अपने आसपास हैरानी से देखने लगी। जब उसे दानिश नहीं मिला तो वो बेड पर आकर लेट गई। उसने मन ही मन में कहा, क्या ये सब सपना था मेरा, या फिर दानिश सच में अभी यहीं थे? पर जो भी हो, दानिश की बातों से मुझे अब बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए उसने करवट बदली और फिर वो नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह भारद्वाज विला में ध्रुवी अंतरा के रूम का डोर नॉक करते हुए बोली, किट्टू, तुम उठ गई क्या? दादा दादी आ चुके हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ। अंतरा, जो कल रात देर से सोने की वजह से अभी अभी उठी थी, वो ध्रुवी की बात सुनकर तुरंत जवाब देते हुए बोली, दी, आप चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अंतरा को अपनी फैमिली से मिलना था, जिस वजह से पहले वो सब कुछ अपने दिमाग में साइड करके तुरंत वॉशरूम में चली गई। ध्रुवी भी फिर नीचे चली गई। नीचे हॉल में सुधा के साथ दादा दादी बैठे बेसब्री से अंतरा का इंतजार कर रहे थे। दादा दादी के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं सुधा के चेहरे पर अलग ही भाव था। कुछ देर बाद अंतरा रेडी होकर नीचे आई। उसने सोफे पर दादा दादी को देखा तो वो तुरंत बड़ी सी स्माइल करते हुए उनके पास गई। अंतरा को दादा दादी के साथ बिताए सारे पल याद थे, फिर वो धुंधले ही क्यों ना हो। वहीं दादा दादी उसे देखते ही झट से उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। अंतरा भी खुशी खुशी उनसे मिली। उसकी आंखें नम थीं, तो वहीं दादा दादी भी भावुक हो चुके थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें अंतरा वापस से मिलेगी, पर अभी वो अंतरा को पाकर बहुत खुश थे। सुधा, जो ऊपर से नीचे तक गौर से अंतरा को घूरे जा रही थी, वो दिखावा करते हुए प्यार से बोली, किट्टू बेटा, आखिरकार तुम हमें मिल गईं। हम बहुत खुश हुए तुम्हें वापस देखकर। अगर तुम अपनी माँ की शक्ल नहीं पाई होती तो शायद ही हम तुम्हें इतने बड़े होने पर पहचान पाते। अंतरा ने जब सुधा की बात सुनी तो उसे कुछ बीते पल याद आए। सुधा ने उसे कभी अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया था, हमेशा सौतेलों जैसा ही व्यवहार किया था। अंतरा उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गई, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी आंटी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। ये कहकर वो फिर दादा दादी से बातें करने लगी। उसे सुधा से कभी अपनों वाली फीलिंग नहीं आई। यहाँ तक उसने हमेशा से सुधा को माँ की जगह आंटी ही कहा था। सुधा भी यही चाहती थी, इस वजह से उसने भी कभी अंतरा को नहीं टोका इस बात पर। वहीं सुधा फिर ध्रुवी को लेकर उससे कुछ बात करने चली गई। अंतरा दादा दादी से बात करती रही। तभी वहाँ रेयान आया। अंतरा ने उसे देखा, पर फिर उसने रेयान को इग्नोर कर दिया। रेयान उसे घूरते हुए अंदर आया और दादा दादी से मिला। फिर उसने डायरेक्ट अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, अंतरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंतरा ये सुनकर नासमझी में बोली, बोलो, क्या बात करनी है? रेयान आगे बोला, यहाँ नहीं, अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। अंतरा का अभी अपने दादा दादी को छोड़कर जाने का मन नहीं था, जिस वजह से वो अभी रेयान को मना करती है कि तभी दादी ने खुद ही उससे कहा, किट्टू बेटा, जाओ, शायद कुछ जरूरी बात होगी जो रेयान सबके सामने नहीं करना चाहता। उनकी बात सुनकर अंतरा ने जबरदस्ती हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और रेयान को घूरते हुए उठकर दूसरे साइड चली गई। रेयान शातिर मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे गया। कुछ देर बाद एक रूम में अंतरा घबराते हुए फाइल को टेबल पर रखकर ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दानिश ऐसा नहीं कर सकते।
रियान उस फाइल को उठाते हुए अंतरा से बोला, ओह कम ऑन अंतरा, दानिश ओबरॉय कोई संत इंसान नहीं है। उसके काले चेहरे के बारे में तुम अभी नहीं जानती। वो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत आगे की सोचता है। इसलिए अब तुम फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। अंतरा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगीं और वो बोली, दानिश मेरे भाई के साथ इतना बुरा क्यों करेंगे? आखिर उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा है? रियान अपनी चाल चलते हुए आगे बोला, अंतरा तुम बहुत भोली हो। जिसका फायदा दानिश उठा रहा है उसे अथर्व से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस तुम चाहिए और वो तुम्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। और अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अंतरा उलझ चुकी थी और वो रियान की बात सुनकर धीरे से बोली, पर मैं इसके बारे में एक बार दानिश से खुद बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। वो ऐसे कैसे भाई की कंपनी को बैंकरप्ट करवा सकते हैं? रियान अंतरा की ये बात सुनकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अंतरा तुम सच में अभी भी बहुत भोली हो। तुम्हें उसका खेल समझ नहीं आ रहा, पर मैं हूं तुम्हें उससे बचाने के लिए। इसलिए तुम ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम उससे कुछ भी कहोगी, क्योंकि अगर तुम उससे कुछ पूछने गई तो वो तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लेगा और फिर तुम्हारे भाई की इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अंतरा काफी इमोशनल और सेंसिटिव थी, जिस वजह से उसने जब अथर्व के लिए ये सब सुना तो वो डर गई और घबराते हुए बोली, नहीं, मैं भाई की मेहनत बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये सुनकर ही रेयान के चेहरे पर जीत भरी चमक आ गई और वो फिर अपनी आगे की चाल चलते हुए बोला, देखो तुम शांत हो जाओ। ऐसे डरने या घबराने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ये कहकर उसने अंतरा से अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर अंतरा गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे सगाई करूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो रेयान? रेयान को पता था कि अंतरा इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और वो किसी भी तरह से अंतरा से सगाई करना चाहता था, क्योंकि उसे दानिश पर कोई भरोसा नहीं था। वो अंतरा के लिए कुछ भी कर सकता था और रेयान को कल ही पता चला था कि दानिश ने अथर्व को उसकी कंपनी को लेकर ब्लैकमेल किया था, जिसका फायदा उठाते हुए रेयान ने अपनी ये नई चाल सोची, क्योंकि उसे पता था अंतरा ये सुनेगी तो वो जरूर उसकी बातें मानेगी। रेयान अंतरा को ध्यान से देख रहा था और वो फिर आगे बोला, देखो अंतरा, एक यही रास्ता है, क्योंकि अगर तुमने मुझसे सगाई कर ली तो दानिश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और तुम्हारे भाई की कंपनी भी बच जाएगी। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। उसका दिल अभी भी रेयान की बातों को मानने को तैयार नहीं था, पर तभी रूम के अंदर अथर्व आते हुए बोला, किट्टू, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा अपने भाई के लिए, क्योंकि अब मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे बचा लो या चाहो तो मुझे छोड़ दो। अंतरा ये सुनकर हैरानी में देखते हुए बोली, भाई आप भी? अथर्व ने अंतरा को ध्यान से देखा। इस वक्त अथर्व के चेहरे पर कुछ और था तो दिल में कुछ और। अंतरा की आंखों में आंसू आ गए ये सब सुनकर। अंतरा अथर्व के साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती थी, जिस वजह से वो रोते हुए आखिर में बोली, ठीक है, मैं कल सगाई करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जहाँ अथर्व के चेहरे के भाव बदल गए तो वहीं रेयान के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व फिर प्यार से अंतरा के सिर को सहलाते हुए बोला, किट्टू, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, भरोसा रखना मुझ पर। अथर्व की बातों में कुछ अलग था जिसे अंतरा समझ नहीं पाई और बिना कुछ कहे सीधे रूम से बाहर निकल गई। इस वक्त उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वो भागते हुए अपने रूम में गई और रूम का डोर तेजी से बंद करके उससे टिककर नीचे जमीन पर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से सिसक कर रोने लगी। उसे बुरा लग रहा था कि दानिश ऐसा कैसे कर सकता था उसके भाई के साथ, वो भी सिर्फ उसे पाने के लिए। पर उन सब से ज्यादा बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि उसकी कल सगाई थी, वो भी उस इंसान से जिससे वो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, और वो कहीं ना कहीं दानिश से प्यार करने लगी थी। इसी तरह आज का दिन भी पूरा बीत गया और रात भी किसी तरह कट गई। अगली सुबह सगाई का दिन। अथर्व सुबह से ही सारे काम में लगा हुआ था। गार्डन में सजावट हो रही थी और चारों तरफ नौकर लगे हुए थे। अथर्व ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि अंतरा और रेयान की भी सगाई होगी आज। सभी को पहले से रेयान पसंद था, जिस वजह से सभी खुश थे।
ध्रुवी ने अंतरा के लिए लहंगा और ज्वेलरी सब रात को ही मंगवा लिया था और इस वक्त अंतरा के हाथों में मेहंदी लग रही थी। वो अपने रूम में बैठी हुई थी। ध्रुवी की मेहंदी लग चुकी थी और वो बहुत खुश लग रही थी, पर अंतरा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो बस अपने हाथ की मेहंदी लगते हुए देख रही थी। तभी ध्रुवी उसके पास आई। अंतरा ने अपनी उदासी छुपाई और ध्रुवी उसके हाथों में लगी मेहंदी को देखते हुए बोली, वाह क्या बात है, लगता है रेयान तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। इतनी तो मेरी मेहंदी लाल नहीं हुई है। ध्रुवी भी रेयान और अंतरा के लिए खुश थी, क्योंकि अंतरा खुद राजी हुई थी रेयान से सगाई के लिए। वहीं अंतरा ने ये सुनकर झूठी स्माइल करते हुए अपना सर नीचे झुका लिया और फिर ध्रुवी मेहंदी वाली से बोली, इसमें रेयान का नाम लिखना, जो हमारे किट्टू के होने वाले पति देव हैं। ये बोलकर वो हंसने लगी और वहीं अंतरा का दिल बैठ गया ये सुनकर। वो बहुत मुश्किल से खुद को रोने से रोक रही थी। वहीं मेहंदी वाली ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर ध्रुवी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि मेहंदी वाली अब उसके हाथों में रेयान का नाम लिख रही थी। अंतरा से ये देखा नहीं गया और उसने अपनी नजरें अपने हाथों से हटा ली। उसे दानिश की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश सब पहले जैसा हो जाए, काश उसकी जिंदगी ऐसे ना बदले। तभी उसे अचानक से दानिश की रात वाली बात याद आई। दानिश ने उससे कहा था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। तो क्या यही बदलाव लाने वाला था दानिश? क्या इसी बदलाव की बात कर रहा था दानिश? अंतरा ने मन ही मन ये सब सोचा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। और तभी मेहंदी वाली उठते हुए बोली, हो गया, लग गई मेहंदी और आपके पति का नाम भी लिख दिया। एक बार आप देख लीजिए। अंतरा की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने हाथ में रेयान का नाम देखने की, जिस वजह से उसने बस हाँ में सर हिलाया। तो क्या करने वाला है दानिश? कौन होगा अपने प्लान में कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।